साथियों नमस्कार। मैं महेंद्र सर लकी एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज से एक नई श्रृंखला मॉडल पेपर के माध्यम से वार्षिक परीक्षा तक 100 में से 100 अंक लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज का मॉडल पेपर नंबर 1, इसमें पहला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1914 में और समाप्त हुआ था 1918 में। लगातार देखते रहिए अंत तक। बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं सवालों को लिया गया है। दूसरा सवाल, प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ की गई? 1973 में। बाघ को खतरे में देखते हुए उसकी सुरक्षा के लिए 6 टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किए गए थे। पहला था जिम कार्बेट उत्तराखंड। दूसरा मानस असम। तीसरा सरिस्का अलवर और ये है राजस्थान में। चौथा सुंदरवन है पश्चिमी बंगाल में। पांचवा पेरियार केरल में और छठा है बांधवगढ़ असम। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। वापस जिम कार्बेट उत्तराखंड, मानस असम, सरिस्का अलवर, सुंदरवन पश्चिमी बंगाल, पेरियार केरल, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। इन 6 जगहों से इनको संरक्षण प्राप्त हुआ है। अगला सवाल, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इसके संस्थापक थे श्री काशीराम जी। अगला सवाल, वंदे मातरम गीत के रचयिता, वंदे मातरम जो रोज प्रार्थना सभा में गाया जाता है, इसके रचयिता थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला सवाल, गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता, इसका उत्तर है ज्योतिबा फुले। ये सभी सवाल वो है जो वस्तुनिष्ठ रूप में आ सकते हैं, वन लाइनर रूप में आ सकते हैं, खाली जगह वालों में आ सकते हैं, मिलान वालों में आ सकते हैं, या सत्य और असत्य के रूप में पूछा जा सकता है। सवाल वही रहता है, सिर्फ उसकी भाषा बदल दी जाती है। अगला, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार, ये होता है 2, और वो 2 होता है जैव और अजैव। इन 2 प्रकार से इनका वर्गीकरण कर रखा है। जैव में वे सभी जिनमें जीव पाया जाता है, सजीव, और ये बाकी निर्जीव, जैसे जीव जंतु, वनस्पति, और इसमें आता है खनिज आदि। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अभी बताया था, पश्चिमी बंगाल में। प्रतिरक्षा विदेशी मामले कौन सी सूची के विषय हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, संघ सूची के विषय। आगे भी देखते रहिए, लगातार इंपॉर्टेंट फैक्ट। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल, भूमि एक ऐसा संसाधन है, भूमि एक सीमित संसाधन है। ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। किसी एक कृत्रिम पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। और ये कृत्रिम तो इसका उल्टा होता है प्राकृतिक। कृत्रिम का मतलब होता है
जो किसी मानव ने बनाया है, मानव ने बनाया है। तो फिर प्राकृतिक, जो प्रकृति के द्वारा अपने आप निर्मित हुआ है, अपने आप निर्मित हुआ है। और ये कृत्रिम मानव ने बनाया है, वो है चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु। आगे, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? ये किया था जेम्स वाट ने। नेपोलियन की हार कब हुई? 1815 में, 1815 में। और ये कौन सा युद्ध था? ये 1815 था वाटरलू का युद्ध, वाटरलू का युद्ध। और इस युद्ध में इस नेपोलियन की हार हुई थी। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम, तृतीय क्षेत्र को कहते हैं सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र होता है कृषि, द्वितीय क्षेत्र होता है विनिर्माण, विनिर्माण, और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। वापस, प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगला, लगातार ऐसे ही देखते रहिए अंत तक। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इस मॉडल पेपर सीरीज में लाने की कोशिश की है। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। जब विकास होने के क्रम में पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे तथा साथ ही भविष्य की जरूरत को अनदेखी न हो, तो ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। सीधे दो फैक्ट याद कर लो। पहला काम, पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए, और दूसरा काम, भविष्य को भी ध्यान में रखना है, भविष्य को भी ध्यान में रखना है। दो चीज़ें इम्पोर्टेंट, ये रहा। भविष्य की ज़रूरत को अनदेखा नहीं करना है और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? अगला सवाल, मृदा अपरदन के कोई दो कारण बताओ। मृदा अपरदन मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। या तो मृदा कटाव हो जाता है और या उसका बहाव हो जाता है, मतलब मृदा अपनी जगह छोड़ देती है और ऐसे लगातार कहीं दूसरी जगह बहती जाती है। इसके प्रमुख दो आधार माने जाए तो एक तो होता है वायु से अपरदन, एक होता है जल से अपरदन। वायु अपने साथ खूब सारी मिट्टी उड़ा कर ले जाती है, और जब जल बहता है तो खूब सारी मिट्टी अपने साथ ले जाती है। अलग अलग जगहों पर इसके उदाहरण निम्नलिखित है। जैसे पहला है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यह वह क्षेत्र है जहाँ पर नदियों का विस्तार ज़्यादा है। राज्यों में पर नदियाँ ज़्यादा है तो वहाँ पर सिंचाई ज़्यादा होगी, और इससे होगा भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण। नंबर 2, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ईस्ट बेल्ट में पशुचारण के द्वारा पशुओं की चराई ज़्यादा होती है और उनके खुर से मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह खिसकती जाती है। तीसरा है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल। यह वह क्षेत्र है जहाँ पर खनिजों की पर्याप्तता है, जिसके कारण उनका होता है खनन, और इस खनन की वजह से यहाँ पर मिट्टी को बहुत नुकसान होता है और भूमि हो जाती है अपरदित, निम्नीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे भी देखते रहिए लगातार। जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं। जलोढ़ मृदा भारत के ऊपरी क्षेत्र में संपूर्ण, यहाँ से झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ इस नीचे के क्षेत्र में निकलती है, तो यहाँ पर ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, ये सबसे अधिक उपजाऊ होती है, अधिक विस्तार वाली होती है। ये मृदा देश के उत्तरी मैदान, ये मैंने जो बताया है उत्तरी मैदान तथा तटीय प्रदेश, नीचे तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। इस मृदा में पेड़ पौधों का गला सड़ा अंश, जिसको बोलते हैं ह्यूमस, काफ़ी मात्रा में मिलता है। चूना का अंश भी जलोढ़ मृदा में खूब सारा मिलता है। पुराने जलोढ़ मृदा
पुराने उसको कहते हैं बांगर, नई जलोडंग मर्दा उसको कहते हैं खादर। और इसका एक सूत्र है नख नख बापू बापू, ने से नवीन, ख से खादर, बा से बांगर, पू से पुरानी, नख बापू नख बापू। इस सूत्र के माध्यम से भी इस अंतिम लाइन को याद रखा जा सकता है। केंद्रीय वन आयोग क्या है? केंद्रीय वन आयोग भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है जो वनों के विकास, उनकी सुरक्षा से संबंधित नीतियाँ तैयार करना, समुचित कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। आगे, सत्ता की साझेदारी बहुत ही इम्पोर्टेंट। सत्ता की साझेदारी के रूप बताइए। सत्ता की साझेदारी के मुख्यतः दो रूप होते हैं। पहला, सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर ऐसा होता है ऊर्ध्वाधर। अब क्षैतिज वितरण में आती है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और ये ऐसी सीधी लाइन खींच दो आप नीचे। इसका मतलब होता है क्षैतिज का सोया हुआ, से सोया हुआ, से सोया हुआ। ऊर्ध्वाधर, जब अपनी देश की सरकार सबसे ऊपर केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्यों की राज्य सरकारें और सबसे नीचे स्थानीय सरकारें, जब ऐसे खड़ा हो जाता है तो ऊर्ध्वाधर। और क्षैतिज लेटा हुआ। अगला सवाल, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ बताइए। ये अपने पाठ है जिसमें श्रीलंका और बेल्जियम इन दोनों देशों का वर्णन कर रखा है। आगे, जब किसी देश में शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों समूहों को शासन में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं, सभी आराम से रहेंगे और सभी समाज के वर्गों को शासन में भागीदारी, प्रतिनिधित्व। जब सभी वर्गों को शासन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष होता है जो देखा जा रहा है, अप्रत्यक्ष अनदेखा, अपने सामने नहीं होता, के रूप में भागीदारी होती है, उसे ही सत्ता की साझेदारी कहते हैं। इसके अनेक लाभ होते हैं। पहला लाभ, सभी वर्गों को शासन में भाग लेने का अवसर मिल जाता है, सभी वर्ग। दूसरा, सभी समूह के हितों को ध्यान रखा जाता है। तीसरा, आपसी मनमुटाव खत्म हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं। अगला, सभी को समान अवसर मिलते हैं जिससे एक लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना होती है। लोकतांत्रिक प्रणाली कहती है जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, और देश में शांति व्यवस्था बनी रहती है। इसलिए सत्ता की साझेदारी बहुत ही इम्पोर्टेंट साझेदारी होती है। अगला सवाल, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से भी बताया था कि जब घर पर रस्सी कम पड़ जाती है, गठबंधन, गांठ बांध करके उस रस्सी को पूरा करके सही कर लिया जाता है। तो इसी प्रकार ही जब किसी एक राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, कोई पार्टी सरकार नहीं बना पाती है, तो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां, जिस प्रकार रस्सी टूटने से 2-3 रस्सियों को जोड़कर पूरा किया गया था, उसी प्रकार राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को कहते हैं गठबंधन सरकार। आमतौर पर गठबंधन में शामिल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं, आपस में हाथ मिला लेते हैं, एक साझा कार्यक्रम स्वीकार कर लेते हैं। इस राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र के लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 से 3-4 पार्टियां हो जाती है और फिर अपना पूर्ण बहुमत हासिल कर लेती है, और ये होती है गठबंधन। गठबंधन गठबंधन। अगला, संघात्मक शासन क्या है? वह शासन जिसमें सत्ता 2 या 2 से अधिक स्तरों के मध्य बंटी हुई होती है, इसमें विषयों का विभाजन हो जाता है, उसे कहते हैं संघात्मक शासन।
उसे संघात्मक शासन कहते हैं। विषयों का, यहाँ के विषय अलग, यहाँ के विषय अलग, यहाँ के विषय अलग। इसमें संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों या दोनों नाम लिख सकते हैं आप, शक्तियों का या विषयों का विभाजन हो जाता है। अगला सवाल, शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय। इसी विषय को एक बार रिवीजन के माध्यम से, जैसे एक होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। इनका अलग अलग वर्णन। इस संघ सूची में आता है 5 विषय जो आपकी अभी किताब में इंपॉर्टेंट दे रखा है। प्रतिरक्षा, विदेशी, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। राज्य में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। समवर्ती सूची में इसमें 5 है, वन, शिक्षा, मजदूर संघ, उत्तराधिकार और गोद। इनके माध्यम से अलग अलग विषयों का विभाजन हो गया है। पक्का है 101%। इस लास्ट पेज के माध्यम से आपको कहीं न कहीं 1 नंबर अभी इसी साल पक्का मिलेगा। इस संघ सूची में विषय हैं आज तक के 100, इस राज्य सूची में 61 और अभी वर्तमान में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या है 52। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले नए मॉडल पेपर में। तब तक के लिए नमस्कार। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने बच्चों को, जितने विद्यार्थियों को आप जोड़ सकें और जोड़ें, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी 100 में से 100 अंक लाने की इस श्रृंखला के माध्यम से पूरी कोशिश करेगा। नमस्कार।